नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। इससे पीछे जो है आपको 3 चैप्टर्स जो हैं पढ़ाए गए हैं। ठीक है, आज जो है चौथा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में आपको परिचय के बारे में बताएंगे, रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, इस अध्याय को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, इस अध्ययन इसको पूरा चैप्टर जो है आप पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखें रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी हमें यह समझने में सहायता करती है कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो आप जो है इस चैप्टर के पढ़ने के बाद यह जान जाएंगे कि कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे जो है अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनका बंध टूटता है, नया बंध बनता है, फिर यह उत्पाद में चेंज होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में रासायनिक बलगतिकी में आप अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी हमें यह समझने में सहायता करती है कि अभिक्रिया कैसे होती है। रसायन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। तो रसायन जो है वह स्वाभाविक रूप से कहा जाए तो यह क्या है? रसायन जो है वह स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, तो इस विज्ञान में जो है आपको परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा, चेंजिंग के बारे में बताया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो पदार्थ के पास विशिष्ट गुण हैं वह क्या होते हैं? वह चेंज हो जाते हैं दूसरे गुणों में और विभिन्न पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभिन्न गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है उन पदार्थों के पास एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है, गुण है, लेकिन जब वो अभिक्रिया कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? गुण चेंज हो जाती है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रसायनज्ञ निम्नलिखित तथ्य जानने का प्रयत्न करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके बारे में एक रसायनज्ञ जो है क्या क्या जानने का प्रयत्न करता है, उसके बारे में देखें। पहला आपको रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना, रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को जो कि ऊष्मागतिकी से निर्धारित की जा सकती है। तो एक रसायनज्ञ जो है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या जानना चाहता है? पहले यह जानना चाहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। इसको जानने के लिए वह ऊष्मागतिकी का सहारा लेता है और ऊष्मागतिकी के आधार पर जो है वह निश्चित होता है, कंफर्म करता है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। देखें ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को जो कि ऊष्मागतिकी से निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि स्थिर ताप और दाब पर जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होती है वह अभिक्रिया संभाव्य होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के आधार पर किसी भी अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप और दाब पर जब डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान जो है 0 से कम होता है, लेस देन 0, तो वह अभिक्रिया क्या होती है? संभव होती है, वह अभिक्रिया होती है। तो कोई भी अभिक्रिया कब होती है? तो कोई भी अभिक्रिया स्थिर ताप और दाब पर तभी होती है जब उस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, तभी वह अभिक्रिया संभव होती है। तो एक रसायनज्ञ यह जानने की कोशिश करता है कि क्या उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 है कि नहीं है। किस सीमा तक अभिक्रिया होगी, इसे रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो दूसरा चीज वह जानने का प्रयत्न करता है कि अभिक्रिया जो है किस सीमा तक होगी, इसे रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जा सकता है कि अभिक्रिया की सीमा तक होगी।
तीसरा देखें, अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्य अवस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो एक रासायनिक जो है अभिक्रिया का वेग पता करता है, अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्य अवस्था तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है उस समय को निकालने की कोशिश करता है। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। रासायनिक बलगतिकी हमें यह समझने में सहायता करती है कि अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, रसायन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। रसायन क्या है? परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होता है? विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त पदार्थों में परिवर्तन होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक जो है क्या क्या जानने का प्रयत्न करता है? तो पहला यह जानने का प्रयत्न करता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना है कि नहीं। जो किस आधार पर जानता है? ऊष्मागतिकी के आधार पर वो निर्धारित करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि स्थिर ताप और दाब पर जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होता है वो अभिक्रिया क्या होती है? संभाव्य होती है, संभव होती है। किस सीमा तक अभिक्रिया होगी इसे रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जा सकता है। अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्य अवस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक है, इन तीन चीजों को एक रसायनज्ञ जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने का प्रयत्न करता है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए अभिक्रिया की संभाव्यता तथा सीमा के साथ साथ इसके वेग तथा उसको निर्धारित करने वाले कारक को जानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको जो है आप कंप्लीट रूप से समझना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको समझने के लिए। तो ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए अभिक्रिया की संभाव्यता तथा सीमा के साथ साथ इसके वेग तथा उसको निर्धारित करने वाले कारकों को जानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि उस अभिक्रिया का वेग की जरूरत है, उस अभिक्रिया के वेग को जानना जरूरत है और उस वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उस वेग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में भी जानना महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखें उदाहरण, कौन से प्रांचल निर्धारित करते हैं कि खाद्य पदार्थ कितनी शीघ्र खराब होगा। ठीक है, भोजन जो है, जो खाने वाली जो चीज़ें हैं यह कितनी शीघ्र खराब होगी, यह कौन निर्धारित करता है? कौन सा प्रांचल निर्धारित करते हैं कि खाद्य पदार्थ कितनी शीघ्र खराब होगा। दांत भरने के लिए शीघ्र जमने वाले पदार्थ कैसे अभिकल्प किए जाएं? दांत भरने के लिए शीघ्र जमने वाले पदार्थ कैसे अभिकल्प किए जाएं? अथवा स्वचालित इंजन में ईंधन के दहन की दर कैसे नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को जानने के लिए ठीक है अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कौन से प्रांचल निर्धारित करते हैं कि खाद्य पदार्थ कितनी शीघ्र खराब होगा, दांत भरने के लिए शीघ्र जमने के लिए पदार्थ कैसे अभिकल्प किए जाएं, अथवा स्वचालित इंजन में ईंधन के दहन की दर कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलता है जिसमें अभिक्रिया वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलेगा जिसमें अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। बलगतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चंस कुछ किए गए थे, इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है अर्थात ठीक है रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलता है जिसमें अभिक्रिया वेग उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं।
काइनेटिक्स अर्थात बलगतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति। ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताती है। ठीक है, ऊष्मागतिकी क्या बताती है? ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताएगी कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। डेल्टा जी लेस देन 0 है तो अभिक्रिया होगी, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया के होने की संभावना बताती है, जबकि रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया की गति बताती है। रासायनिक बलगतिकी क्या बताती है? अभिक्रिया की गति को बताती है। देखें ध्यान से, जबकि रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया की गति बताती है कि अभिक्रिया जो है स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है। यह जानकारी हमें कैसे मिलेगी? यह जानकारी हमें रासायनिक बलगतिकी से मिलेगी। अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, यह जानकारी हमें केवल ऊष्मागतिकी के द्वारा मिलेगी। जैसे देखें उदाहरण, ऊष्मागतिकी आंकड़े दर्शाते हैं कि हीरे को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के जो आंकड़े हैं उससे यह हमें ज्ञात होता है कि हीरे को ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु वास्तव में इस परिवर्तन की गति इतनी मंद होती है, इतनी स्लो होती है कि परिवर्तन बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता है, परिवर्तन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो ऊष्मागतिकी के द्वारा, ऊष्मागतिकी के आंकड़ों के द्वारा, ठीक है, आपको यह पता चल जाएगा कि हीरे को जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु वास्तव में यह परिवर्तन जो है इतना स्लो होता है, इतना मंद गति से होता है, ठीक है, कि आप उसको बिल्कुल परिलक्षित नहीं होता है, बिल्कुल आप उसको देखकर बता नहीं सकते हैं। ठीक है, परिलक्षित नहीं होता। अतः अधिकांश लोग समझते हैं कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है। ठीक है, हीरा जो है वो ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वो इतनी स्लो गति से होता है, ठीक है, कि परिवर्तन को बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता है। अतः अधिकांश लोग समझते हैं कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है, ऐसा नहीं है। बलगतिकी अध्ययन न केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करती है, बल्कि अपितु उन स्थितियों का भी वर्णन करते हैं जिसमें अभिक्रिया वेग में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, बलगतिकी जो है, बलगतिकी का अध्ययन न केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करते हैं, इसके अलावा वह उन स्थितियों को, उन कंडीशन का भी वर्णन करेगा जिससे अभिक्रिया वेग में परिवर्तन लाया जा सकता है, अभिक्रिया वेग को तेज किया जा सकता है, अभिक्रिया वेग को स्लो किया जाता है। उनके बारे में भी रासायनिक बलगतिकी में हमें अध्ययन किया जाता है। देखें, कुछ कारक जैसे सांद्रता, ताप, दाब तथा उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया को स्लो करते हैं, तेज करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को इफेक्ट करते हैं? जैसे सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। स्थूल स्तर पर हमारी रुचि पदार्थों की कितनी मात्रा प्रयुक्त अथवा निर्मित हुई अथवा और इनके उपभोग अथवा निर्मित होने की दर, ठीक है, की दर में होती है। तो अगर स्थूल रूप में कहा जाए, ठीक है, एक बड़े रूप में कहा जाए, तो हमारी रुचि जो है यह जानने में लगी रहती है कि कितना पदार्थ जो है यूज हुआ है अथवा कितना पदार्थ बना है। ठीक है, कितना उसका उपभोग हुआ है अथवा कितना वह निर्मित हुआ, उसके दर क्या है। पदार्थ जो है कितना यूज हुआ है और कितना उत्पन्न हुआ है, उसके रेट के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। स्थूल रूप से हमारी रुचि पदार्थों की कितनी मात्रा यूज, प्रयुक्त अथवा निर्मित, फॉर्मेशन हुई है अथवा इनके उपभोग अथवा निर्मित होने की दर में होती है। हमारी रुचि कितनी होती है? उसके रेट में होती है, उसके बनने की। ठीक है, कितना यूज हुआ है, कितना बना है, तो उसके दर में होती है, उसके रेट में होती है। आणविक स्तर पर अभिक्रिया की क्रियाविधि में, ठीक है, आणविक स्तर पर अभिक्रिया की क्रियाविधि में
संघट्ट करने वाले अणुओं के विन्यास तथा ऊर्जा को सम्मिलित करते हुए विचार विमर्श किया जाता है। तो अगर आणविक स्तर पर देखा जाए तो अभिक्रिया की क्रियाविधि में संघट्ट करने वाले अणुओं के विन्यास, जो अणु हैं वो अभिक्रिया की क्रियाविधि में अणु जो हैं कैसे आपस में टकराते हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है, उनका विन्यास क्या है, उनके पास ऊर्जा कितना है, इन सबको सम्मिलित करते हुए हम विचार विमर्श किया जाता है। आणविक स्तर पर अभिक्रिया की क्रियाविधि में संघट्ट करने वाले अणुओं के विन्यास, ओरिएंटेशन तथा ऊर्जा को सम्मिलित करते हुए विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, इस एकक में, इस अध्याय में हम अभिक्रिया के औसत और तात्कालिक वेग तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आपको औसत और तात्कालिक वेग को बताया जाएगा और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाया जाएगा। संघट्टवाद, कोलिजन थियरी के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी भी इसमें दी गई है। आपको लास्ट में हम कोलिजन थियरी के बारे में, संघट्टवाद के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, तथापि इन सबको समझने के लिए आइए हम पहले अभिक्रिया वेग के विषय में समझें। ठीक है, तो लास्ट में आपको कोलिजन थियरी के बारे में बताएंगे और उसकी थोड़ी सी कमियां हैं, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि अभिक्रिया वेग क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग क्या होता है। ठीक, तो यह था आपका एनसीईआरटी का रासायनिक बलगतिकी का कुछ परिचय। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग जो है इस चैप्टर की स्टार्ट किया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, बुक पढ़ें। धन्यवाद।